Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4 of कक्षा 10 विज्ञान का आपको फोर्थ लेसन तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उसका जो सब टॉपिक है वो है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें तत्वों को किस तरह से वर्गीकृत करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जान सकें। तो इसमें अब तक न्यूलैंड ने, डोबिनर ने प्रयास किया, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डोबिनर ने ट्रायड त्रिक बनाई और न्यूलैंड ने ऑक्टेव ला दिया। न्यूलैंड ने कौन सा ला दिया था? ऑक्टेव का, कि हर एक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण रखता है। लेकिन वे उनमें कुछ कमियां मिली, जिसके कारण बाद ये नया प्रयास किया गया। किसने किया? मेंडलीव ने। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के को अस्वीकार करने के बाद, कि उसको लोगों ने अस्वीकार कर दिया, वैज्ञानिकों ने, फिर भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास होते रहे। तत्वों के गुण धर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित कर क्या करते? व्यवस्थित कर रहे थे। ये प्रयास करते रहे। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाते हैं? रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवोन्चिक मेंडलीव। तत्वों को आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म किसको बोला गया है? परमाणु द्रव्यमान। उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता देखते हुए बांटा गया। एक तो उनके परमाणु द्रव्यमान के बेस पर, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म देखते हुए तत्वों को व्यवस्थित किया गया एक टेबल में। किसने किया? दिमित्री इवोन्चिक मेंडलीव ने। और उन्होंने अपनी माँ को सारा का सारा श्रेय ना अपनी माँ को दिया। जो उन्होंने खोज की, सब कुछ अपनी माँ के नाम लिखा उन्होंने, कि ये सब मेरी माँ के प्रयासों से हुआ। क्योंकि उन्हें जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला था उसमें उसकी माँ ने बहुत हेल्प की थी। वो कहते थे अपनी माँ के बारे में कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया। उनकी माँ ने उन्हें उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया। अपने शेष संसाधनों और शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। उनकी मदर के बारे में लिखा है कि वो मेरे स्थान पर जगह जगह जाती थी। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। कि विज्ञान इतनी अच्छी है कि उसमें अंधविश्वास, असत्य धारणाओं, ये सब दूर किए जा सकते हैं विज्ञान से। कौन कहता था? मेंडलीव की मदर बोलती थी ऐसे। तो मेंडलीव ने अपनी सारी खोज उनके नाम लिख दी कि मेरी मदर के कारण ही मैं इतना अच्छा बन पाया। और उनकी जो आवर्त सारणी है वो बेस है, एक आधार का काम करती है। मॉडर्न जो आवर्त सारणी आएगी ना एलिमेंट के आगे, उसके लिए मेंडलीव ने कैसे प्रयास किया? मेंडलीव ने जो 63 एलिमेंट तत्व मिल चुके थे, उनको उनके परमाणु द्रव्यमान, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित करते हुए उस टेबल में रखा। और रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों का हाइड्रोजन, और जब उसने उसके रासायनिक गुणों में एक जैसी देखने की कोशिश करी कि किस तत्व का रासायनिक गुणधर्म कैसा है, किस तत्व का, तो उसने 2 एलिमेंट लिए, 2 तत्व लिए, उनका उसके साथ रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही इन तत्वों के यौगिक क्यों बनाई? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कैसे हैं? सक्रिय तत्व हैं। ये सक्रिय तत्व हैं, तो हर एक जो नया तत्व था उसके साथ अधिकतर ये रिएक्शन कर लेते थे, और रिएक्शन कर कर क्या बनाते थे? यौगिक। इसीलिए इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, ताकि उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ सके, जो तत्व नए नए मिल रहे थे। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए उसने मूलभूत गुणधर्म माना। जो हाइड्राइड बने और ऑक्साइड बने, उनके सूत्रों को उसने क्या माना? मूलभूत गुणधर्म माना तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए। फिर उसने क्या करा? 63 कार्ड ले लिए। हर एक कार्ड पर हर एक तत्व का गुणधर्म, उसका प्रॉपर्टी, उसके क्या क्या कैसा है वो, ऐसा लिख लिया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग करके एक जगह पिन से दीवार पर लटका दिया। जो एक जैसे थे ना, वे सारे के सारे एक जगह लटका दिए। उसने देखा कि अधिकांश तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। एक तो सारे तत्व उसकी आवर्त सारणी में लग गए, तथा परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो वे तत्व कैसे रखे होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। ये भी देखा कि जो ऐसे तत्व जिनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक जैसा था, कुछ निश्चित अंतराल के बाद फिर से ऐसे ही तत्व नए आ जाते हैं। तो
कुछ तत्वों के बाद कुछ नए तत्व ऐसे आ जाते थे जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पहले वाले तत्वों से मिलते थे, तो उन्हें एक स्थान पर रखना आसान हो जाता है। इसी आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई और उसने एक सिद्धांत भी दिया। उसका सिद्धांत क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का सिद्धांत था, ये याद कर लेना। मेंडलीव ने एक सिद्धांत दिया, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव की टेबल है। इस टेबल में देखो 8 ग्रुप है। ग्रुप किसको बोलते हैं? ऊर्ध्व स्तंभ। जो ऐसे स्तंभ होते हैं ना ऊर्ध्व स्तंभ, उनको ग्रुप बोलते हैं या समूह भी बोलते हैं। जो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, क्षैतिज मीन्स ऐसी लंबी लंबी हॉरिजॉन्टल पंक्तियाँ हैं, उनको पीरियड बोलते हैं और आवर्त भी बोलते हैं। हिंदी में आवर्त वैसे पीरियड लिख देना सीधा, पीरियड। और वर्टिकल जो है उनको ग्रुप। तो इसमें कुल कितने ग्रुप हैं? 8। 8 कैसे हैं? 1 2 करके ऐसे देखो, टोटल 8 ग्रुप है। ऐसे वर्टिकल जिन्हें ऊर्ध्व बोल रहे हैं, ऊर्ध्व स्तंभ, ये हैं कितने? 8। और कितने इसमें पीरियड हैं? 6। टोटल 6 पीरियड हैं। देखो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीरियड है। इन्हें पीरियड बोल रहे हैं और आवर्त भी बोलते हैं। पीरियड और आवर्त एक ही चीज़ है। ग्रुप, ग्रुप किन्हें बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ, ये है ग्रुप। इन्हें समूह भी बोलते हैं। टोटल मेंडलीव की टेबल में 8 ग्रुप और 6 पीरियड्स हैं। और जो ये ऊपर लिखे हैं ये ऑक्साइड और हाइड्राइड। और आर वर्ड किसके लिए लिया था? आर वर्ड था जो किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी तत्व के लिए। और उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे बनाए थे? जैसे हम कार्बन के साथ में बनाए तो कार्बन की वैलेंसी संयोजकता क्या है? 4 और हाइड्रोजन की 1, तो क्या फार्मूला बन गया? CH4। इसे लिखते टाइम C के लिए क्या वर्ड यूज किया? आर। आर किसी भी तत्व के लिए यूज कर रहा है तो RH4 इस तरह से। और ऑक्साइड कैसे बनेगा? कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता ऑक्सीजन की 2, तो क्या बन गया? C2O4। और काट के क्या बन जाएगा? CO2। और इसे R की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा? RO2। इस तरह से बनाया। ये आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप कार्बन देखो, ये है आपका कार्बन, देखो ऑक्साइड बन गया RO2 और हाइड्राइड बन गया RH4। ये ऑक्साइड और हाइड्राइड इस तरह से तत्वों के कंपाउंड यौगिक बनाए। उनके उसी के बेस पर उसने तत्वों को वर्गीकृत किया अपनी टेबल में। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी कुछ उपलब्धियां हैं, कुछ फायदे हैं। उसने जिन तत्वों के गुण आपस में मिलते थे ऐसे देखकर कुछ तत्वों को जिनका द्रव्यमान अधिक था कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा। जैसे तुम इस टेबल में देखो, कोबाल्ट, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है और निकिल का 58.7 है। फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा, जबकि बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से तो निकिल पहले रखना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आयरन और कोबाल्ट लगभग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रासायनिक गुण मिलते हैं, उनको पास पास रखने के लिए उसने ऐसा किया। ये उसकी गलती नहीं है, अच्छी उपलब्धि है कि उसने ये सब भी देखा कि अगर किसी के गुण आपस में मिलते हैं तो उनको पास पास रख दिया। इसके अतिरिक्त मेंडल ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। ये रिक्त स्थान इसलिए छोड़े क्योंकि उसको भी पता था कि भविष्य में कुछ और तत्व मिलने वाले हैं। इन तत्वों को रखने के लिए उसने स्पेस छोड़ा। कहाँ छोड़ रखा है? देखो ये सारे जो स्पेस है, ये स्पेस छोड़ रखा, ये छोड़ रखा, ये तत्वों को रखने के लिए स्पेस छोड़ा। उसे पता था भविष्य में कुछ और तत्व मिलेंगे जिनके गुण आपस में मिलते होंगे, तो उन्हें रखने के लिए। न्यूलैंड ने क्या किया था? उसने मान लिया न्यूलैंड ने तो केवल 56 ही एलिमेंट है और आगे भविष्य में नहीं मिलेंगे। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं सोचा। मेंडलीव के हिसाब से अभी और भविष्य में नए नए तत्व मिलेंगे, उनको भी तो रखना पड़ेगा। तो उसने अपनी टेबल में पहले ही उनको स्थान छोड़ दिया। तो ये भी उसकी एक उपलब्धि है। और नए मिलने वाले तत्वों के लिए उसने जैसे उसका नाम एका से शुरू कर देंगे ऐसे करके, जैसे जो पहले से मिले थे, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पहले मिल गया ना, तो एल्यूमिनियम जैसा और जो नया मिलेगा उसका नाम रख देंगे एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। ऐसे करके कुछ तत्वों के नाम तो अपने पास से रख ही दिए थे पहले। जो एक का एल्यूमिनियम था, जो बाद में गैलियम मिला ना, गैलियम तत्व से उसके गुण मिलते थे। गैलियम से सारे गुण एक का एल्यूमिनियम के मिल रहे थे। देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर सा है। ऑक्साइड का सूत्र भी E2O3, इसका Ga2O3। तो गैलियम जो बाद में ये तत्व मिले, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इन तत्वों के बारे में इसने पहले ही बता दिया था कि ये मिल सकते हैं। उसका नाम उन्होंने एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम करके रख दिया था।
तो इसका एक ये उपलब्धि है। इसके अलावा जो उत्कृष्ट गैसें हैं जिनके परमाणु कोश पूरे भरे होते हैं, उनके जो कोश है पूरे भरे होते हैं इलेक्ट्रॉनों से, जैसे हीलियम, नियोन, इनके बाहर के कोश पूरे भरे होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए ये बहुत देर से मिली थी। अक्रिय गैसें होती हैं, ये अक्रिय गैसें होने के कारण क्रिया नहीं करती, तो देर से पता चली। एक वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम थी, इन गैसों की वायुमंडल में मात्रा कम थी और ये सक्रिय नहीं थी, तो ये हमें बाद में मिली। तो इन गैसों को बाद में मिलने के बाद भी इस मेंडलीव की टेबल में आसानी से रख पाए, बिना किसी छेड़छाड़ के। इस टेबल में इन्हें रखना आसान था क्योंकि मेंडल ने इतनी अच्छी टेबल बनाई थी, इतनी अच्छी तरह से तत्वों को वर्गीकृत किया था कि आसानी से इन उत्कृष्ट गैसों को हम रख पाए। तो मेंडल की ये सारी उपलब्धि मानी जाती है। तो लेकिन मेंडलीव की जो वर्गीकरण थी कुछ उसकी सीमाएं भी थी। उसमें जो सबसे पहली सीमा थी, मेंडल ने हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया। एक पर्टिकुलर जो स्थान मिलना था हाइड्रोजन को वो रख नहीं पाया उसको कि कहाँ रखे, उन्हें धातुओं की तरफ रखे या अधातुओं की तरफ, तो उसे समझ नहीं आया क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो धातुओं की तरह हेलोजन ग्रुप से भी रिएक्शन करता था, जैसे एक रखा HCl, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता था हाइड्रोजन, और सल्फर के साथ भी, तो धातुओं और अधातुओं दोनों के साथ रिएक्शन करता था। दूसरा जो हाइड्रोजन है अधातुओं की तरह, आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो सहसंयोजक आबंध बनाता है। कैसे आबंध बनाता है? सहसंयोजक आबंध। वैसे तो अधातु सहसंयोजक आबंध बनाती है, देखा ना, H के साथ मैंने आपको बताया था H2 ग्रुप कैसे बनता है, ऐसे सहसंयोजक होता है जो आपस में बॉन्डिंग ऐसे करें। किस तरह से बॉन्डिंग की है इन्होंने, इसके भी पूरे हो गए और इस हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। सहसंयोजक आबंध बनाता है, ये बनाता है ना हाइड्रोजन दूसरों के साथ मिलकर। तो हाइड्रोजन को हम धातु में रखे या अधातु में रखे, मेंडल इसी चीज़ में उसको दिक्कत हुई, तो मेंडल ने हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया कि एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रख पाया, उसे समझ नहीं आया इसे कहाँ रखे। मेंडल के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के प्राप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग हो। जैसे कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका और उसका भार 12। दूसरा जो कार्बन है उसकी भी परमाणु संख्या 6 और भार 14। तो अब ये क्या कहलाएंगे? कार्बन के समस्थानिक। लेकिन अगर हम मेंडल के हिसाब से इसे रखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में तो एक कार्बन जिस ग्रुप में आएगा दूसरा कार्बन दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। इस तरह से अगर हम बढ़ते हुए क्रम में इसे रखेंगे तो समस्थानिकों को रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तत्वों के समस्थानिक मेंडल के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थे, एक चुनौती के रूप में थे कि इन्हें कैसे रखें इन समस्थानिकों को। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। जब एक तत्व से हम दूसरे तत्व की तरफ जा रहे थे तो परमाणु द्रव्यमान तुम देख रहे हो बीच में ज़्यादा गैप था, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि दो तत्वों के बीच कितने नए तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब भारी तत्व आ रहे थे ना तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच में, तो क्या पता कितने नए तत्व आ सकते थे उनके बीच में। यह भी उसका एक बैड इफेक्ट था, उसकी लिमिटेशन थी, उसकी कमी थी मेंडल की। तो आज आपने मेंडल के बारे में पढ़ा, मेंडल की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, उसकी जो कमियां और अच्छाइयां हैं वो आपको सारी याद करनी है। एग्जाम में बहुत बार इसके बारे में आ जाता है, मेंडल की आवर्त सारणी के बारे में। ओके स्टूडेंट।